तिवारी सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटी में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग पिछले साल जो पढ़ चुके हैं उसमें आपने बीएसटी में बिजनेस के पर्पस में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है बिजनेस से रिलेटेड पढ़ा हुआ है ना। बिजनेस से रिलेटेड मीन्स जो अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है या शॉप्स होते हैं या बिजनेस होते हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो या उससे बड़े साइज का बिजनेस हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, नेशनल का अपने इंडिया का कोई बिजनेस हो, उसको कैसे रन किया जाए उसको हमने क्लास 11th में पढ़ा है ना। अब आ जाते हैं हम क्लास 12th में। तो क्लास 12th में जैसा कि आप लोगों को मालूम है फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो पूरे इस क्लास में कुछ वर्ड हैं जो हर बार हर लेक्चर में मेरे वो वर्ड आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उन वर्ड्स को समझें, तब तो हम पूरी क्लास में ध्यान से पढ़ पाएंगे, है ना। तो जो जैसा कि पिछले साल आप लोगों को ये बता दिया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं मूल रूप से 3 प्रकार से होते हैं। पूरे विश्व में ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मूल उद्देश्य होता है पैसे अर्न करना, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। इनका उद्देश्य ही होता है, चाहे वो सेल परचेज से रिलेटेड हो या कोई प्रोडक्शन कंपनी हो, उसका उद्देश्य होता है पैसे कमाना। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप लोग जान ही रहे पहले से, नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे काम करती हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना ना होके वो सेवा भाव से काम करती हैं, सेवा के लिए काम करती हैं। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं हमारा स्कूल, धर्म अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब क्या है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती बेटा। ये सब किस चीज के लिए काम करती है, सेवा भाव, समाज की सेवा के लिए। इनका मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता। तो ये सेकेंड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो गई। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी, आम जनता पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, चुनावी पार्टियां, है ना। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है बेटा। अब इस चैप्टर में जो बार बार वर्ड आने वाला है वो है प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है आपका क्या, प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप, फंक्शंस, या हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले एक अपन कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर का नाम रख लेते हैं नीरव मोदी। आप लोग पता होगा नीरव मोदी कौन है। ये मान लो एक कौन है, नीरव मोदी है ना। ये नीरव मोदी कुछ करना चाह रहे हैं, ये चाय पीना चाह रहे हैं। इसने अपना टारगेट क्या फिक्स किया, इसको चाय पीना है। इसको क्या पीना है, चाय पीना है। तो चाय पीना है तो इसको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, कुछ तो करना होगा। सबसे फर्स्ट ये क्या करेगा, एक बर्तन लेगा, बॉल लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो भाई ले लिया। उसके बाद क्या करेगा, उसको गैस में चढ़ाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो चाय पत्ती और शक्कर अरेंज करके डालेगा। ठीक है। फिर उसके उबाल आते तक वो क्या करेगा भाई, इंतजार करेगा। और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, चाय को पी सकता है वो। ये ठीक है, इसकी चाय बन गई। तो यहाँ पे ये जो नीरव मोदी है उसको उसने टारगेट फिक्स किया। क्या टारगेट फिक्स किया कि भाई उसको चाय पीना है, उसको चाय पीना है। तो कुछ स्टेप को क्या किया, फॉलो किया, है ना। कुछ स्टेप फॉलो किया, उसको बनाने के लिए क्या किया, वो परिश्रम किया। फिर उसके बाद उसका टारगेट अचीव हो गया, वो चाय पी लिया, है कि नहीं, ऐसा होता है। अब उसी को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से देखें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई टारगेट फिक्स किया हुआ है तो उसको भी कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, है ना। कुछ स्टेप उनको लेने पड़ेंगे ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके,
है ना। अब टारगेट को अचीव कर सके तो वो क्या क्या करेगा, ये तो भाई नीरव मोदी था, इसको चाय बनाना था, सिंपल सी चीज, कुछ किया स्टेप में, कुछ स्टेप किया, फंक्शन किया, एक्शन किया, उसका प्रोसेस हो गया और उसने क्या पी लिया, चाय बना के पी लिया। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उसके पास कोई गोल है, उसके पास कुछ एम है, तो क्या करेगा, फर्स्ट प्लानिंग करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करेगा, उनसे संबंधित लोगों को जोड़ेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा, स्टाफ रखेगा अपने पास काम करने के लिए, फिर उसके बाद क्या करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, डायरेक्शन देगा कि कैसा कैसा काम होना है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, वो कंट्रोलिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग के बाद फिर वो अपने एम को या गोल को प्राप्त कर सकता है। कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस से अपने गोल को पाता है, ठीक है। अब यहाँ प्लानिंग का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, प्लानिंग मतलब क्या होता है, सभी लोग प्लानिंग करते हैं, आप भी प्लानिंग करें। अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने के पहले भी आपने प्लानिंग किया होगा कि आज सर की वीडियो आने वाली है, तो बुक्स ले लें, कॉपी ले लें और बैठें पढ़ें, है ना। हम साल भर पढ़ाई करते हैं, हमारे दिमाग में प्लानिंग रहती है कि भाई हमारे पास इतने मंथ है, इतनी क्लासेस लगेंगी और हमको पढ़ना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सी भी बिजनेस हो, सबसे पहला काम, उसका पहला स्टेप क्या होता है बेटा, प्लानिंग का ही होता है। सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, है ना, उससे संबंधित लोगों को जोड़ेगा, बात करेगा, संगठन बनाएगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। वो क्या करेगा, अपने वर्क के लिए क्या करेगा, एक संगठन बनाएगा। देन स्टाफिंग, काम करने के लिए स्टाफ नियुक्त करेगा। अब स्टाफ के लिए कई तरीके हैं, उसको नियुक्त करने के लिए स्टाफिंग करेगा, फिर उसका डायरेक्टिंग करेगा। डायरेक्टिंग करना यानी डायरेक्शन देना कि वर्क क्या है और वर्क कैसे किए जाना है ना। तो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, डायरेक्टिंग करेगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, कंट्रोलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्लानिंग और लास्ट क्या, कंट्रोलिंग। जैसे कि कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने का मतलब हम क्या लगा लेते हैं सीधा सीधा कि भाई डांटना, फटकारना, कोई चीज काम करने से मना करना, ये तो आम चीजें हैं। मना करना ही कंट्रोलिंग नहीं है, किसी चीज को रोकना ही कंट्रोलिंग नहीं है, बल्कि उसको कैसे किया जाए उसको बताना ही क्या है, कंट्रोलिंग है। फिर उसके बाद क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम को पाता है, अपने गोल को अचीव करता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, ऑर्गेनाइजेशन यदि कुछ प्रोसेस, कुछ फंक्शन या स्टेप फॉलो करता है तो वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। क्लियर बेटा। फिर उसके बाद एक वर्ड आने वाली है हमारे पास, इफेक्टिवली, है ना। बार बार ये चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा, तो ये वर्ड बार बार आएगा, ठीक है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस में सबसे पहले राइट वर्क, ऑन टाइम, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ के देखते हैं, ठीक है। मान लो एक वर्क मिला हमको, जो कि मिला है जनवरी, एक वर्क मिला, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको। एक वर्क हमको मिला है जो कि मिला है कब, जनवरी 1। कब मिला हमको वर्क, जनवरी 1, जो कि हमको 3 महीने में खत्म करके देना है। उस प्रोजेक्ट को 3 महीने में खत्म करना है। यानी कौन से मंथ में आएगा वो, मार्च में आएगा। उसको हमको कब खत्म करना है, मान लो 31 मार्च, है ना। 31 मार्च तक हमको इस वर्क को क्या करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो यदि मैंने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये वर्क ऑन टाइम यानी 31 मार्च तक खत्म करके दे देता है, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता है, तब हम उस वर्क को क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस। वो भी कैसे होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट वर्क होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑन टाइम, टाइम हमारा क्या था भाई, 31 मार्च। 31 मार्च को हमने खत्म कर दिया, ये ऑन टाइम है। बिफोर टाइम भी हो सकता है, 31 मार्च से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, काम को खत्म कर सकते हैं। फिर उसका राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी।
काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में हम क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, हमारी क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो हमको ऑर्डर मिला हुआ है, जो हमारे प्रोजेक्ट का ऑर्डर है, जितनी क्वांटिटी में है उतनी क्वांटिटी में हमको क्या करना है, इसको पूरा करना है। ठीक है, जनवरी टू मार्च। अगर हमने इस टाइम लिमिट में ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए काम को पूरा कर लिया तो क्या कहलाएगा, वो इफेक्टिवनेस कहलाएगा। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इफेक्टिवनेस। देन उसके बाद क्या पॉइंट है हमारा, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है कम से कम लागत में, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाएगा, इफिशियंसी कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर हमसे इसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से। हमारे चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बार बार 3 वर्ड आने वाले हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। प्रोसेस का मतलब कुछ स्टेप, फंक्शन या एक्शन। ठीक है, जिसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर हमारा एक टारगेट क्या है, चाय पीने का टारगेट है, तो हम कुछ ना कुछ स्टेप फॉलो करेंगे, चाय बनाएंगे और पिएंगे। सिंपल चीज है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिजनेस का एक टारगेट फिक्स है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। ये सारे फंक्शन, ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको और बता देता हूं कि ये सारे स्टेप जो मैंने लिखे हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आपके बुक में ये सारे चैप्टर के नाम हैं। मतलब इनको हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं इस साल। इसी से हमारा पूरा मैनेजमेंट बीएसटी खत्म हो जाएगा। पूरे कोर्स का नाम है। आप अपने बुक को खोल के देखेंगे तो सेकंड चैप्टर आपको क्या मिलेगा, प्लानिंग मिलेगा। थर्ड चैप्टर क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब इसमें सारे चैप्टर के नाम दिए हुए, इसको हमको डीपली पढ़ना है पूरा। ठीक है, इसलिए ज्यादा ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने क्या बताया आपको, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, राइट वर्क ऑन टाइम, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी भी सही रहे और क्वालिटी भी हमारी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस वर्क को क्या बोलेंगे, इफेक्टिवनेस। फिर उसके बाद इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब एकदम सिंपल है, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब मिनिमम कॉस्ट कैसे हो सकता है भाई, मिनिमम कॉस्ट के लिए जैसे हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि भाई रॉ मटेरियल हमको परचेस करना है तो किस समय परचेस करना है, जब रॉ मटेरियल हमारे मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में मिले, हर जगह पे मिले, शॉर्ट ना पड़े, उस समय में हमको बल्क में क्या करना होगा, परचेस करना होगा। अगर हमारी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रोडक्शन करते हैं तो ठीक है, तो अगर हमारा रॉ मटेरियल कम पैसे में हम परचेस करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। साथ में हमको दो चीजों का बिल्कुल एकदम ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले प्लानिंग, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का एक मुख्य पार्ट होता है कि जो वेस्टेज है वो ना होने पाए, हमारे प्रोडक्शन कंपनी में वेस्टेज ना होने पाए, उसको हम रोक के रखें, है ना। तो इस नियम का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को मिला के एक डेफिनेशन बना है, देख लीजिए। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत अच्छा ये एक डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और भी डेफिनेशन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इसको और साथ में बुक का कोई सा भी एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको पूरा आप लोग देखिए, पढ़िए। ओके, ओके स्टूडेंट, उसको तो आपने लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में। इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है, क्यों करते हैं, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, है ना। इकोनॉमिक
ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट मतलब पैसे से संबंधित जो उसके उद्देश्य होते हैं, जो उनकी जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सर्वाइव का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। सर्वाइव का मतलब होता है मार्केट में बने रहना। ठीक है, मार्केट में बने रहना। मार्केट में बने रहने के लिए एक बिजनेसमैन या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि भले हमको प्रॉफिट ना हो, लेकिन साथ में वो भी ये भी ध्यान रखता है कि हमको लॉस भी ना हो। अगर बिजनेस के शुरुआती दिन है तो उसको सर्वाइव करना बहुत जरूरी है। सर्वाइव कब होगा बेटा, जब आप मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप पूरा फॉलो करेंगे, है ना। तो सर्वाइव करना यानी प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के वो बिजनेस करता है ताकि वो रुक सके मार्केट में, है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड ग्रोथ। अब वो रुकना स्टार्ट हो गया, सर्वाइव करना, उसने मार्केट में एक स्थायित्व बना लिया अपना, वो मार्केट में रुक गया, लोग पहचानने लग गए उस प्रोडक्ट को या उस मैनेजमेंट, उस फर्म के नाम को। ठीक है, तो अब वो ये चाहेगा सेकेंड स्टेप में कि वो क्या करे, ग्रोथ करे, है ना। ग्रोथ करना चाहेगा। वो कैसे भाई, मैनेजमेंट है तो वो ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि उसने पूरे एलिमेंट्स को क्या किया है, फॉलो किया हुआ है, पूरे स्टेप फॉलो कर रहा है वो। तो अब बिजनेस क्या चाहेगा कि उसका क्या हो, ग्रोथ हो, बढ़े हमारा बिजनेस। ठीक है, अगर मान लो एक ब्रांच है तो 2 ब्रांच हो, 3 ब्रांच हो, 4 ब्रांच हो, है। ब्रांच बढ़ती जाए और बिजनेस क्या होते जाए, बढ़ते जाए। लास्ट में अब उसका ब्रांच भी बढ़ रहा है, मार्केट में रुक भी गया, अब उसको प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट मोटिव क्या है उसका, प्रॉफिट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट है तो ये तीनों संभव है, ये तीनों चीजें क्या है, संभव है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्ट देखते हैं मैनेजमेंट के क्या है। सोशल ऑब्जेक्ट में सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सप्लाई ऑफ गुड्स इन बेस्ट क्वालिटी। मैनेजमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, जो मार्केट में या सोसाइटी के बीच में जो गुड्स आ रहा है, अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो क्या करे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान देना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई की चेन ना टूटे, मतलब जितना डिमांड है उतना ही क्या करे, वो सप्लाई करे। ठीक है, अगर ये वर्क कर रहा है तो ऑलरेडी उस मैनेजमेंट की या उस बिजनेस की क्या हो जाएगी, गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। गुडविल का मतलब आप समझ रहे हो, गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम, है ना, बहुत अच्छा नाम मार्केट में, तो उसकी गुडविल इंक्रीज होगी। इसलिए मैनेजमेंट का करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के जितने एलिमेंट्स हैं, मैनेजमेंट का अच्छा काम करना जरूरी है। किसके लिए, गुडविल के लिए, है ना। गुडविल अच्छा रहता है तो क्रेडिट में हम गुड्स परचेस कर सकते हैं, क्रेडिट में सेल कर सकते हैं, बैंक से भी बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फायदे। ये सब किसकी बदौलत होता है, एक अच्छे नाम की वजह से होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पर्सन का भी अपनी अपनी गुडविल होता है, हर पर्सन का अपना गुडविल अलग होता है, वैसे ही हर बिजनेस का होता है। बिजनेस की गुडविल कैसे इंक्रीज होती है, जब उसकी सोसाइटी में उस बिजनेस का या उस प्रोडक्ट का नाम बहुत अच्छा हो। इसलिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं हम क्या, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बिजनेस कहाँ होता है बेटा, समाज के अंदर ही होता है। जितनी भी भर्तियां निकलेंगी वो सब कहाँ से आएंगे, व्यक्ति समाज से आएंगे। जो संगठन बनाया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वो भी समाज के व्यक्तियों द्वारा ही बनाया गया है। तो एक एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी खत्म होता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट है, पूरे नियम फॉलो कर रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट पूरा करता है एम्प्लॉयमेंट का, है ना। क्योंकि हमारे इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा है। एक और है क्या चीज, पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट भी मैनेजमेंट पूरा करता है। पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए मैनेजमेंट में 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं मेन, मनी, मटेरियल, मेथड, है ना। तो ये 5 मैनेजमेंट को ये 5 एलिमेंट्स को किसमें सम्मिलित किया गया है, मैनेजमेंट में। ठीक है, मैनेजमेंट अगर ये 5 एलिमेंट्स
बराबर तरीके से मैनेज करता है तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो फेल हो जाए, है ना। बिजनेस ग्रोथ जरूर करेगा। अच्छा, मैनेजमेंट का महत्व केवल ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्ट को भी क्या करता है, ये पूरा करता है। ठीक है, जैसे एक मैनेजर है, एग्जांपल के लिए देखते हैं अपन, जैसे एक क्या है, मैनेजर है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में मैनेजर का रोल क्या होता है? सबसे पहले ये जाने, मैनेजमेंट में मैनेजर का रोल होता है मैनेज करना। जैसे कि आप लोग जान रहे हो, वो मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है। हमारे घर में भी घर का जो परिवार का सदस्य होता है ना, वो क्या करता है, हमारे घर परिवार को मैनेज करता है। ठीक है, छोटे मोटे इवेंट्स, शादी, है ना, ये सारी चीजों को क्या करता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है और बजटिंग करके अपने घर परिवार को चलाता है ना। तो हमारे घर में भी है मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर। ठीक है ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्ट ये होते हैं कि भाई अगर मान लो एक वर्कर है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है, तो वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि टाइम टू टाइम सैलरी मिले, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज उसको क्या मिले? इंक्रीमेंट मिले। अगर मान लो किसी व्यक्ति को हम 3-4 साल से 5 साल से जॉब पे रखे हुए हैं और लगातार वही सैलरी दे रहे हैं, है ना, तो क्या वो रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। अगर वो बढ़िया वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट के बीच में है, बढ़िया वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, तो उसके भी पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होंगे? पूरे होंगे, क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसकी सैलरी बढ़ के मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये मान लीजिए ये तो हो गया एक कर्मचारी की बात हो गई है ना। अब ये तो कर्मचारी का ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं हम ऑनर की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं। तो ऑनर का मेन उद्देश्य क्या होता है बिजनेस को करने का, है ना। तो किसी भी बिजनेस को करने का उसके ऑनर का मेन उद्देश्य होता है पैसे, प्रॉफिट कमाना, है ना। तो प्रॉफिट कब वो कमा पाएगा? जब वो मार्केट में सरवाइव करेगा, ठीक है, ग्रोथ करेगा, उसका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, ये तो एक सेक्टर हो गया इकोनॉमिक सेक्टर का, लेकिन इसको यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ पे? सोशल ऑब्जेक्ट को भी इसको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। क्या पूरा करना पड़ेगा भाई? सप्लाई ऑफ गुड्स इन बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड में ये तीनों चीज जब हो जाएगी, तीनों पॉइंट जब वो पूरा कर लेगा, तो उसकी गुडविल ऑलरेडी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अपने आप उसकी गुडविल बढ़ जाएगी, यानी मार्केट में उसका नाम अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगा। अब गुडविल जब बढ़ेगी तो जितनी ज्यादा गुडविल बढ़ेगी बेटा, उतना ही ज्यादा उसको क्या मिलने वाला है? यस, प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब जो ऑनर है उसका पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस करने का? यही तो है, प्रॉफिट। अगर मान लो ये प्रॉफिट उसको बराबर होने लग जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉफिट होने लग जाए, तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य पूरा होता है। मतलब ये सारी चीजों को पूरा करने के लिए, यहां से यहां तक पूरी चीजों को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए मैनेजमेंट का बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके ऑब्जेक्ट है मैनेजमेंट के, चाहे इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट हो या सोशल ऑब्जेक्ट हो, इसको फुलफिल करता है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को इस चैप्टर में जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा एलिमेंट्स के बारे में, और पूरा चैप्टर मैं आपको डील करूंगा। अभी तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैनेजमेंट का क्या है, ये इंट्रोडक्शन है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों को अभी जो भी मैंने बताया है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। ठीक है बेटा, ओके, ऑल द बेस्ट।